वेरी गुड इवनिंग जी, सत श्रीकाल। इंडियन पैनल कोड के रिगार्डिंग आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 152 ऑनवर्ड्स अप टू सेक्शन 153B। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री पॉइंट ऑफ व्यू, काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ टाइम्स प्री में ये रिपीट हो चुके हैं, इसको भी आप ध्यान रखना। मैं जस्ट प्री पॉइंट ऑफ व्यू आप बात कर रहा हूँ। तो सेक्शंस काफी इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इसकी जो रेपिटेशंस हैं प्री पॉइंट ऑफ व्यू वो नंबर ऑफ टाइम्स हो चुकी हैं, काफी नंबर ऑफ टाइम्स ये रिपीट हो चुका है। और जनरली मैंने आपको हमेशा शुरू से ये कहा कि जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। पहले था कि कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे जिसको हम लोग करके आते थे और वो मेन में आते थे, लेकिन अब पैटर्न वो चेंज हो चुका है। प्री पॉइंट ऑफ व्यू भी वो पैटर्न चेंज हो चुका है। अब जो अनइम्पॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट्स छोड़ के जाते हैं कि सर ये तो मतलब बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट है, इसको तो हम छोड़ ही आते हैं। अब पैटर्न ये है कि वो अनइम्पॉर्टेंट जो है, जो आप छोड़ के जाते हो, वो प्री पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो क्वेश्चन में वो डायरेक्टली वो क्वेश्चन जो आप छोड़ के जाते हो वो पढ़े होते हैं, तो आप हेल्पलेस हो जाते हो सिचुएशंस में। तो प्लीज इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपका एम जुडिशरी का, तो किसी भी चीज को अनइम्पॉर्टेंट मत समझना। तो ये रिक्वेस्ट है, बाकी मानना या नहीं मानना वो आप पे डिपेंड करता है। बट मैं अपना जो है वो सारे सेक्शंस वो आपको करवाऊंगा। सेक्शन 152 के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ क्योंकि हमने अनलॉफुल असेंबली की है और हमने ये भी कहा है कि हमने जो राइटिंग होती है वो क्या होती है। अनलॉफुल असेंबली के रिगार्डिंग हम बात कर चुके हैं। जब वो असेंबली फोर्स या वायलेंस यूज करती है तो वो राइटिंग करती है। वो कौन सा ऑफेंस कमिट करती है? राइटिंग का। तो राइट करना, दंगे फैलाना, वो एक सेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब उसी सेक्शन को फर्दर हमने एग्रावेटेड फॉर्म में रखा हुआ है। तो सेक्शन 152 क्या कहता है? बेयरट लैंग्वेज इज वेरी क्लियर। 152 सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड सेज दैट assaulting or obstructing public servant. कौन सा पब्लिक सर्वेंट? When suppressing right, it is the duty of the public servant to suppress the right. दंगों को दबाना ही पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी है। अगर वो दंगे दबाने की कोशिश कर रहा है, वो अगर अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने की कोशिश कर रहा है, और आप जो है वो पब्लिक सर्वेंट जिसकी ड्यूटी है उस दंगों को दबाना, अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करना, आप उस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट असॉल्ट यूज कर रहे हो। आप उस पब्लिक सर्वेंट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो कि ताकि वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से ना कर सके। तो आप सेक्शन 152 में ऑफेंस कमिट कर रहे हो, और जिसकी सजा जो वहां पर दी गई है फॉर अ टर्म व्हिच मेक्स 10 to 3 years अप टू 3 years तक आपकी पनिशमेंट हो सकती है विद फाइन और विद बोथ। सो दिस इज अ वेरी सिंपल सेक्शन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्वेश्चन क्या आता है 153 के रिगार्डिंग कि वॉलंटरली जो वर्ड है वो किस सेक्शन में यूज किया गया इंडियन पेनल कोड में। तो नॉर्मल स्टूडेंट्स इन सेक्शंस को छोड़ कर जाते हैं, और जब प्री में वो क्वेश्चन पर जो होता है वो कहते हैं कि सर ये तो मतलब वॉलंटरली वर्ड मैंने पहले कभी सुना ही नहीं आईपीसी में, ये तो क्वेश्चन ही गलत है। ये सेक्शन 153 यहां पर है। 153 की हेडिंग की है वॉलंटरली गिविंग प्रोवोकेशन विद इंटेंट टू कॉज राइट if writing be committed, if not committed। तो यहां पर पहले आपको मैं वर्ड बताता हूं कि यहां पर पूरे बेरेट की लैंग्वेज जो है उसके अकॉर्डिंग हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट वर्ड है। दैट इज द फर्स्ट इज मैलिगेंटली, दैट इज जनरल मैलिक। जनरल मैलिक नॉर्मल सभी के लिए एक मैलिक होना। वॉलंटरली इट इज अ रेकलेस। रेकलेस मींस बिना सोचे समझे आपने एक्ट कर दिया वॉलंटरली। लेकिन यहां पर अब अगर आप हेडिंग पढ़ो तो हेडिंग वहां पर वर्ड लिखा है विद इंटेंट टू कॉज राइटिंग। तो दैट मींस अगर आपका एक्ट वॉलंटरली है, अगर आपका एक्ट मैलिग्नेंटली है, लेकिन वहां पर इंटेंशन क्या है कि आपकी वजह से आपकी इंटेंशन है कि वहां पर दंगे हो जाएं, राइटिंग हो जाए, राइट का ऑफेंस कमिट हो जाए, वहां पर अनलॉफुल असेंबली फोर्स यूज करे, अनलॉफुल असेंबली वायलेंस यूज करे, ये आपकी इंटेंशन है। और हेडिंग क्या कहती है? इफ कमिटेड और इफ नॉट कमिटेड। अगर कमिट हो गया तो उसकी सजा इतनी है, अगर नहीं हुआ तो उसकी सजा इतनी होगी। तो यहां पर एक बात और फर्दर क्लियर कि यहां पर वर्ड प्रोवोकेशन यूज किया गया है। तो प्लीज डोंट कंपेयर विद द अबैटमेंट सेक्शन। अबैटमेंट इज समथिंग डिफरेंट देन आप किसी एक को प्रोवोक करोगे, आप ये ऑफेंस कमिट करो। लेकिन यहां पर अनलॉफुल असेंबली है, अनलॉफुल असेंबली में आपने एक्ट किया विद इंटेंट। तो यहां पर मैं बेरेट लैंग्वेज क्या कहती है वो कहते हैं whoever malignantly or voluntarily by doing anything which is illegal। अब अगर आप ऐसा कोई एक्ट करते हो मैलिग्नेंटली या वॉलंटरली
जो एक्ट इलीगल है, लेकिन उस एक्ट से प्रोवोकेशन दे रहे हो आप किसी पर्सन को, वहां पर एनी पर्सन वर्ड यूज किया है, आप अपने ही एक्ट से, जो आपने वैलेंटली या मैनिगेटली एक्ट किया है, आप अपने एक्ट से किसी को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हो, और आपकी वो इंटेंशन या आपको नॉलेज है कि उस प्रोवोकेशन से क्या ऑफेंस कमिट होगा, राइटिंग का ऑफेंस कमिट होगा, दंगे फैल जाएंगे, ये आपकी इंटेंशन है। तो लॉ कहता है अगर वो राइटिंग कमिट हो गई, अगर वो राइटिंग के दंगे फैल गए, तो आपकी सजा 1 ईयर पक्की है, क्योंकि आपकी एक्ट से वो है, और विद फाइन। सेकंड थिंग, अगर वो एक्ट कमिट नहीं हुआ तो 6 मंथ की पनिशमेंट विद फाइन और विद बोथ वहां पर प्रेस्क्राइब की गई। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि ये अबैटमेंट नहीं है। अबैटमेंट इज टोटली डिफरेंट, आप किसी को प्रोवोक कर रहे हो, लेकिन यहां पर आप इनडायरेक्टली प्रोवोक कर रहे हो, आपने सिर्फ एक्ट किया और वो प्रोवोक हो गए। लाइक वी हैव अ 2 केस लॉ, जसनामी वर्सेस एम्परर, अ मुस्लिम person, a Mohammedan man who killed the cow at night. अब भाई सिंपल वे है, अगर हिंदू धर्म में मांस खाना है, वो कोई मांस खाते हैं, गॉड का खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो मुस्लिम लॉ का अपना कस्टम है। अगर वो काऊ का मीट खाते हैं या मांस खाते हैं तो वो ऑफेंस नहीं है। तो यहां पर एट नाइट, द थिंग इज कि एट नाइट सबके सामने नहीं किया उसने, तो वो काऊ को उसने जो किल किया है, वो मारा है जब वो रात को मारा है, किसी को पता भी नहीं लगा। तो लॉ कहता है कि ये जस्ट जो एक्ट है किलिंग अ काऊ, कि भाई किसी की रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी, तो लॉ कहता है ये 153 में कवर नहीं होता। क्योंकि सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, जो मुस्लिम पर्सन, जो मोहम्मद लॉ जो पर्सन था, उसने जो काऊ को मारा है वो नाइट को मारा है, तो डेफिनेटली उस समय तो प्रोवोकेशन होगी नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव अ सम सिमिलर केस, वी हैव अ कारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इट इज KARI वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। यहां पर कोई रिलीजियस मैटर नहीं था, मतलब कोई पर्सन, मैं ये नहीं कहूंगा ये हिंदू थे या मुस्लिम थे, ये पारसी थे, क्रिश्चियन थे, 2 पर्सन थे, दे किल्ड अ काऊ इन फ्रंट ऑफ द रिलीजियस प्लेस। अब रिलीजियस प्लेस के सामने अगर आप किसी उस धर्म के जो उसके जो मेन काऊ मानी जाती है, अगर आप उसको मारोगे, डेफिनेटली दंगे होंगे। आपका एक्ट, आपका मैलिग्नेंटली एक्ट, आपका वो एक्ट जो वॉलंटरली किया गया है, और आपकी नॉलेज है, यहां पे 2 वर्ड कवर होते हैं, इंटेंशनली और हैविंग अ नॉलेज दैट योर एक्ट माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर द सोसाइटी, इट माइट कि वहां पर राइटिंग कमिट हो जाए। तो आपकी नॉलेज में वहां पर था, जब आप काऊ को मार रहे थे, तो आपकी नॉलेज में था कि आप रिलीजियस प्लेस के सामने मार रहे हो, एंड दिस एक्ट जो है वो एक ऑफेंस माना जाएगा 153 सेक्शन के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको प्लीज आप ध्यान रखना। फर्दर वी हैव अ 153A सेक्शन। 153A में वर्ड लिखा है प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स और द ग्राउंड्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज, और डूइंग एक्ट प्रेजुडिशियली टू द मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी। आप हार्मनी को खराब कर रहे हो, आप भाईचारे, जो हमारा देश का जो हमारा जो कस्टम है, हम एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं, हार्मनी क्रिएट करके रहते हैं हम लोग, आप उस हार्मनी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हो। यू आर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम इन द सोसाइटी, और आप एक एनिमिटी की फीलिंग जो है वो जगाने की कोशिश कर रहे हो सोसाइटी में, जो एक बड़ा अपराध माना जाता है। तो 153A सेक्शन क्या कह रहा है कि अगर कोई भी वर्ड स्पोकन, रिटन में, जहां कोई भी साइन देके, जहां विजिबल रिप्रेजेंटेशन देके अगर आप प्रमोट कर रहे हो, अटेम्प्ट टू प्रमोट कर रहे हो, क्या, एनिमिटी, किस ग्राउंड के बेसिस पे, रिलीजियस ग्राउंड के बेसिस से, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज, कास्ट और एनी अदर ग्राउंड, और उस एक्ट से पूरे जो हार्मोनी है वो इफेक्ट हो रही है, वहां पर दुश्मनी की जो फीलिंग्स है वो आने लगी है दूसरे सोसाइटी में, हेटेड सिचुएशंस हो चुकी हैं, इल विल डिफरेंट रिलीजन्स में आ चुकी हैं, तो लॉ कहता है कि आपने ये ऑफेंस कमिट कर दिया 153A के अंदर। तो प्रमोट डिसहार्मनी इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 153A। सेकंड थिंग, अगर आप कोई भी एक्ट करते हो, कमिट एनी एक्ट जिससे आप हार्मोनी को अफेक्ट कर रहे हो, डिफरेंट रिलीजियस, रेस, लैंग्वेज, रिलीजियस ग्रुप में आपने डिसहार्मनी कमिट कर दी और जिसकी वजह से डिस्टर्ब कर दी पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, तो आप ये ऑफेंस कमिट कर रहे हो।
व्हाट इज पब्लिक ट्रैंक्विलिटी? तो यहाँ पे डेफिनेशन मैं आपको सिंपल में बोलता हूँ, जो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी इज अ काइंड ऑफ जहां पर पब्लिक की जो पीस है वो डिस्टर्ब हो जाए, दैट इज सी पॉइंट। अगर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो कोई मूवमेंट जहां कोई ड्रिल पास कर रहे हो, पर्संस, नंबर ऑफ पर्संस, और आपने वहां पर क्रिमिनल फोर्स और वायलेंस यूज कर ली अगेंस्ट एनी रिलीजियस, रेस, रेशियल्स, लैंग्वेज, रिलीजियस ग्रुप, ताकि एक अलार्म हो सके, आप उन अलार्म जगा सको कि हम लोग आपके अगेंस्ट हैं, और एक आप सोसाइटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सको। नंबर ऑफ पर्संस 1000 जो सॉरी अगर 50 पर्संस भी बाहर निकलते हैं इकट्ठे होके, ड्रिल करते हैं, मार्च करते हैं, और वहां पर वो नारे लगाते हैं ठीक है ये रिलीजियस गलत है, वो ये रिलीजियस सही है, तो वहां पर एक दूसरे के रिलीजियस के अगेंस्ट तो डेफिनेटली इल विल तो होगी। तो अगर आप ऐसा एक्ट करते हो तो यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 153A ऑफ द आईपीसी। तो अगर आप ऐसा कमिट करते हो तो आपकी पनिशमेंट 3 years और विद फाइन और विद बोथ है। लेकिन लास्ट पैराग्राफ ऑफ सेक्शन 153A क्या कह रहा है? ऑफेंस कमिटेड इन प्लेस ऑफ वर्शिप। अगर आपने ऐसा ऑफेंस कमिट किया जो सेक्शन सब क्लॉज 1 में दिया गया है, और कहां पर प्लेस किया, आप कहां पर वो ऑफेंस कमिट कर रहे हो? प्लेस ऑफ वर्शिप पे, जहां ऐसी असेंबली जो एक्चुअल में वहां जहां पर लोग इकट्ठे हुए हैं रिलीजियस सेरेमनी के अकॉर्डिंग, आप वहां पर जाके ये काम कर रहे हो 153A के रिगार्डिंग, तो आपकी पनिशमेंट 5 year विद फाइन और विद बोथ। सॉरी यहां पर वर्ड लिखा है अप टू 5 year and shall also be liable to fine. It is not or fine or with both. It is 5 year which makes into 5 year and liable to fine. तो यहाँ पर shall वो वर्ड which is mandatory कि वहां पर फाइन तो हो गई होगा। देन हम लोग वर्कआउट करते हैं 153AA सेक्शन। इट इज AA। वहां पर वर्ड लिखा है पनिशमेंट फॉर नोइंगली कैरिंग आर्म्स। नोइंगली आप आर्म्स को कैरी कर रहे हो इन एनी प्रोसेशन में, जहां ऑर्गेनाइजेशन में, जहां होल्डिंग और टेकिंग पार्ट इन मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग एक्सेट्रा। तो यहां पर सिर्फ सेक्शन सिर्फ वो जो है स्ट्रेस किस बात पे दे रहा है, यहां 153AA सेक्शन वो स्ट्रेस दे रहा है वेपन को। अगर आप डेडली वेपन कैरी कर रहे हो तो डेफिनेटली आप ऑफेंस कमिट कर रहे हो। अगर 144A ऑफ द CRPC में आपको रोका गया कि आप आर्म्स मत कैरी करो, और जब आप मास ड्रिल कर रहे हो तो आप दंगे फैला सकते हो, तो इसलिए आपको रोका गया कि आप इकट्ठे मत होना, आप वेपन नहीं ले जा सकते, लेकिन आप कर रहे हो ऐसा ऑफेंस, तो यहाँ पर डेफिनेटली 153AA में आपने ऑफेंस कमिट कर दिया। तो वहां पर बिल्कुल क्लियर है दैट हुएवर नोइंगली कैरीज आर्म्स, जिसको पता है इन स्पाइट ऑफ दैट, वो उसको पता है, नॉलेज है, वो फिर भी आर्म्स कैरी कर रहा है, उसको पता है कि 144A ऑफ CRPC में ऑर्डर हो चुके हैं, हम लोग कैरी नहीं कर सकते, बट स्टिल दे आर कैरिंग द आर्म्स, और होल्ड्स और टेक पार्ट इन मास ड्रिल्स, वो मास ड्रिल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इन कॉन्ट्रावेंशन डेफिनेटली दैट मींस आपने डीसी के ऑर्डर को, जो 144A में जो ऑर्डर हुआ था डिप्टी कमिश्नर का, आप उसने उस ऑर्डर को वायलेट कर दिया, इसलिए आपने 153AA में ऑफेंस कमिट कर दिया। अब वेरी सिंपल थिंग, अगर वो ऑर्डर नहीं है तो आपका ये ऑफेंस भी नहीं है, तो वहां पर ऑर्डर पहले चाहिए। अगर उसकी ऑर्डर की वायलेशन होती है तो डेफिनेटली आप 153AA में ऑफेंस कमिट कर रहे हो। अनदर थिंग, यहाँ पे आर्म्स वर्ड लिखा है, आर्म्स बेसिकली है क्या? तो आर्म्स की डेफिनेशन क्लियर नहीं है, मैं आपको पहले बोल रहा हूं। आर्म्स कुछ भी हो सकता है जिसको आप हथियार के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। एक ब्लेड जिससे आप पेंसिल शार्प करते हो, वो भी एक हथियार हो सकता है। आप किसी गर्दन काट सकते हो, छोटी सी चीज शार्प। तो कुछ भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी आर्टिकल से एक वेपन हो सकती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आर्म्स की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर नहीं होती हमारी, ठीक है? तो इसको भी आप ध्यान रखना। वहां पर हालांकि यहाँ पे वर्ड लिखा है मींस आर्टिकल ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, किसी भी डिस्क्रिप्शन का कोई भी आर्टिकल हो सकता है जिसको डिजाइन और अडॉप्ट किया गया एज ए वेपन, जिसको वेपन के तौर पर यूज कर सकते हो। अब एट द स्पॉट यू हैव अ पीस ऑफ ब्रिक्स फाउंड इन ऑन द रोड, आपने वो उठा लिया, वो भी वेपन है जी। आप किसी के सर पे मारोगे, उसका सर फोड़ डालोगे, तो वो तो वेपन हुआ। तो यहां पर इसी वर्ड यूज क्या किया है? एनी डिस्क्रिप्शन, आर्टिकल ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन डिजाइंड और अडॉप्टेड एज ए वेपन फॉर ऑफेंस, आपने उसको एज ए वेपन यूज कर दिया। तो दैट इज देन सेक्शन 153B। इट इज बेसिकली वहां पे वर्ड लिखा इम्पुटेशंस, असर्शन, प्रेजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन। यहां पर नेशनल इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग वर्ड यूज किया गया है।
तो वो पूरा सेक्शन 153B जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग है। अगर आप डेफिनेटली हमारी नेशनल इंटीग्रेशन को चैलेंज कर रहे हो तो ये ऑफेंस अपने आप में माना जाएगा जो 153B में दिया गया है। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां पर 153A सेक्शन प्लस 295 ऑफ ए 295A ऑफ इंडियन पेनल कोड का दोनों का मिक्सचर जो है वो इस सेक्शन को आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर 153A बी क्या कह रहा है, दैट कोई भी अगर पर्सन स्पोकन वर्ड रिटन में या विजिबल रिप्रेजेंटेटिव साइन देकर और अदरवाइज मेक और पब्लिश एनी इंप्यूटेशन, अगर आप किसी को आप इंप्यूटेशन पब्लिश करते हो, क्या इंप्यूटेशन पब्लिश करते हो कि कोई भी क्लास ऑफ पर्संस कैन नॉट बाय रीजन ऑफ देयर बीइंग or member of any religions, racial class, bear true faith or allegiance to the Constitution of India। अगर आप पब्लिश करते हो इंफॉर्मेशन कि ये क्लास ऑफ पर्संस हमारे संविधान को नहीं मानते, ये ट्रू फेथ नहीं रखते, लेकिन एक्चुअली में वो रखते हैं, आप उसको इंप्यूट कर रहे हो, तो ये एक ऑफेंस है। ठीक है। सेकेंड थिंग, asserts, counsels, advise, propagates or publish that any class of persons, आप क्या पब्लिश कर रहे हो, क्या आप इंप्यूट कर रहे हो, that any class of persons shall by reason of their being a member of any religious class, language, be denied or deprived of their right as a citizen of India। आप पब्लिश क्या कर रहे हो, ये क्लास ऑफ पर्संस, इनको कोई भी राइट नहीं देना चाहिए, being as a citizen of India they are not entitled to claim any right। ये तो बिल्कुल गलत है भाई। आप किसी के फंडामेंटल राइट जो संविधान ने कॉन्स्टिट्यूशन को दिए हैं, आप उनको कैसे चैलेंज कर सकते हो? हाउ कैन यू राइट दैट दीज क्लास ऑफ पर्संस दे डोंट हैव अ राइट अंडर द फंडामेंटल, दे डोंट हैव अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन? यू कैन नॉट से लाइक दिस, यू कांट पब्लिश सच काइंड ऑफ इंपोर्टेशंस, अदरवाइज इफ यू आर डूइंग सच यू आर लायबल। सी पॉइंट, अगर आप makes or publish any assertion, counsels, plea or appeal concerning the obligation of any class of persons by reason of the being member of any religious racial class, word is likely, the second last line is word is likely to cause harmony or feeling of enmity of hatred will। अगर आप कोई भी चीज पब्लिश करते हो यहाँ पे, क्योंकि सारा का सारा जो 153A सेक्शन है वो पब्लिश के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लाइक आप इंपोर्टेशन पब्लिश कर रहे हो, आप किसी न्यूज़पेपर में कुछ पब्लिश कर रहे हो, इंपोर्टेशन किसी पे इल्जाम लगाना, तो जिसकी वजह से हार्मोनी जो है वो पैदा हो रही है, दुश्मनी पैदा हो रही है रिलीजियस कास्ट में, ग्रुप्स में इलविल पैदा हो रही है, तो आपने ऑफेंस कमिट कर दिया भाई 153B में, क्योंकि एट द एंड आप नेशनल इंटीग्रिटी को चैलेंज कर रहे हो, और जिसकी सजा जो है वो 3 years और विद फाइन और विद बोथ प्रेस्क्राइब की गई है। Second clause says that whoever committed an offense under subclause 1 in any place of worship, अगर ये offense जो 153B में दिया गया, अगर वो offense आप किसी वर्शिप की प्लेस पे वर्क करते हो, प्लेस ऑफ वर्शिप में करते हो, चाहे कोई ऐसी असेंबली जहाँ पर वो रिलीजियस सेरेमनी के अकॉर्डिंग वो इकट्ठे हुए हैं, आप वहाँ पर ऐसा एक्ट करते हो, पब्लिश करते हो, इंप्यूटेशन लगाते हो, तो भाई आपकी सजा 5 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन हो जाएगी। तो यहाँ पर एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, नॉट इट इज नॉट और विद फाइन और विद बोथ, राइट। एट द एंड ये जो सेक्शन जो था, हम लोग बात करें 153B के रिगार्डिंग, तो ये जो सेक्शन था वो काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पर प्री पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप मेन पॉइंट ऑफ व्यू करो, सिर्फ आप उसकी लैंग्वेज को समझो। अगर आप एक बार लैंग्वेज समझिए तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी फर्दर। सेक्शन को याद रखो कि वैनिटरी वर्ड किस सेक्शन में यूज किया गया है, तो ये आपको इजी हो जाएगा कि नंबर ऑफ टाइम्स ये प्री में क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि वैनिटरी वर्ड किसी को पता ही नहीं है कि आईपीसी में यूज होता है, कोई सेक्शन वो सारे इग्नोर कर देते हैं, इसलिए जो वैनिटरी वर्ड है वो 153 में दिया गया है, विच मीन्स रेकलेसली, एंड जो मैलिग्नेंटली वर्ड यूज किया है वो दैट मीन्स द जनरल मैनिक। सो वी हैव डन 2 केस लॉज जो हमने किए हैं, इसको प्लीज आप ध्यान में रखना, इसको इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम प्लीज आप डिस्कस करना। तो रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी को प्रॉब्लम आती है तो दूसरे स्टूडेंट जिनको इसका आंसर होता है, जिनको आंसर पता होता है, वो प्लीज इसका रिप्लाई कर दिया करो, वहां पर मेरी इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं होगी, इससे क्या कि आप एक दूसरे को हेल्प करोगे। तो थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।